अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज के दिन हम यूक्लिडियन स्पेस Rn को डिस्कस करेंगे। कहता है कि एन डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn जो है इज़ ऑब्टेन्ड इफ़ वी टेक द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, जिनको हम इस तरह लिख सकते हैं, एंड द यूक्लिडियन मैट्रिक डिफाइंड बाय। कहता है कि एन डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn जो होगी वो हासिल की जा सकती है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, जो कि इस तरह के लिखे गए हैं, और यूक्लिडियन मैट्रिक इस तरह डिफाइन की गई है। ठीक है, कहता है कि एन डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn को हम इस यूक्लिडियन मैट्रिक्स के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो x है वो इस फॉर्म में होगा, y इस फॉर्म में होगा। ठीक है, और x और y में जो डिस्टेंस फंक्शन है, जो मैट्रिक है, इस तरह डिफाइन की गई है। तो एग्जांपल है, तो अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, अब नीचे आ गया हमारे पास यूनिटरी स्पेस Cn और कम्प्लेक्स प्लेन C। कहता है एन डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस Cn जो होगी ये भी हमारे पास ऑर्डर्ड एन टपल्स ही हुआ करेंगे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का, और इसकी मैट्रिक को इस तरह डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये हमें डिफाइन करवाई हुई है। कहता है अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दूं, यानी कि यहाँ c n की पावर 1 रख दूं n की वैल्यू, तो ये हमारे पास c बन जाएगा सिंपल, और ये हमारे पास छोटा होता होता, यानी कि ये तो n तक गया है ना, अगर n की वैल्यू 1 रख दूँ तो सिर्फ ये आएगा, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी। ठीक है, और इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन का नाम देते हैं C को, और Cn को बाज़ औक़ात हम कम्प्लेक्स यूक्लिडियन एन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिक्स स्पेसेस आ गई हैं। एक यूक्लिडियन मैट्रिक ये वाली जो कि इस तरह डिफाइन की गई है, ये भी हमारे पास यूक्लिडियन मैट्रिक है लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर्स की है, और ये भी हमारे पास यूक्लिडियन मैट्रिक है लेकिन ये कम्प्लेक्स प्लेन की है। ये कम्प्लेक्स प्लेन की, ये Cn की, और ये हमारे पास Rn की। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक बनाती है। तो पहले मैट्रिक स्पेस का मैं यहाँ पे आपको क्राइटेरिया लिख देता हूँ। मैट्रिक स्पेस का सबसे पहले ना हम इसका क्राइटेरिया लिख लेते हैं कि किसी भी चीज़ को मैट्रिक स्पेस अगर हमने प्रूव करना हो ना, मैट्रिक स्पेस प्रूव करना हो, तो मैट्रिक स्पेस में हमारे पास क्या होता है कि एक सेट होता है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि सेट x है और d हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इज़ आ मैट्रिक स्पेस। ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस होगी कब, ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस होगी कब, अगर d हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन हो जो कि x क्रॉस x से लेके रियल नंबर पे डिफाइन हो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे पास dx, y जो है ना, इसका आंसर नॉन नेगेटिव आना चाहिए, इसका आंसर नॉन नेगेटिव आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, और रियल वैल्यूड आना चाहिए, और रियल वैल्यूड आना चाहिए। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि dx, y का आंसर 0 आना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास x बराबर हो y के। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि dx, y जो है वो बराबर होता है dy, x के। ये प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है सिमेट्री का। ठीक है, सिमेट्री। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगल वाली, तो ये dx, y लेस देन और इक्वल टू रहे dx, z और प्लस dz, y से, और इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी या ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। तो अगर किसी स्पेस पे ये वाली 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो उस स्पेस को हम मैट्रिक स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम Rn को प्रूव करते हैं कि ये मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, सबसे पहले हम Rn को प्रूव करते हैं। देखें जी कि यूक्लिडियन स्पेस Rn, यूक्लिडियन स्पेस Rn, यूक्लिडियन स्पेस Rn, इसको हम प्रूव करने लगे हैं। किस तरह डिफाइन की गई है, x हमें दिया गया था, ये हमारे पास xi 1, xi 2 और सो ऑन xi n, और इसी तरह y हमें दिया गया था ईटा 1, ईटा 2 और ईटा 3 और सो ऑन ईटा n। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें
कि ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बताया गया था कि ये रियल नंबर्स के हैं, ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगजाई 1, अगजाई 2, अगजाई 3 और सो ऑन अगजाई n, और इसी तरह ईटा 1 और ईटा 2 और ईटा 3 और इसी तरह सो ऑन ईटा n जो है कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर रियल नंबर से, और आर रियल नंबर होता है -∞ से +∞। अब ये ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से बिलोंग करेंगी। अब इसका मतलब क्या है, -∞ और +∞ नहीं शामिल, लेकिन इनके दरमियान जो भी नंबर आएंगे वो शामिल है, और वो तमाम नंबर फाइनाइट है। यानी कि अगर 2 उठा लूँ, 3 वैल्यू हो सकती है, 4, तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर है। यानी कि इनका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। तो अगर इनका आंसर फाइनाइट आएगा तो अगजाई 1 माइनस ईटा 1 का आंसर भी फाइनाइट आएगा। इसी तरह अगजाई 2 माइनस ईटा 2 का भी आंसर फाइनाइट आएगा। इसी तरह सोन अगर बात की जाए अगजाई n माइनस ईटा n, तो इसका आंसर भी फाइनाइट आएगा, ठीक है। और अगर ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, अगर ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा, इसका आंसर भी रियल नंबर, इसका आंसर भी रियल नंबर। यानी कि ये सारे आंसर भी कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, यानी कि अगजाई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर और अगजाई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर, और क्या आ गया, और सो ऑन अगजाई n माइनस ईटा n होल का स्क्वायर। अब इसका आंसर भी रियल नंबर से आएगा, लेकिन ये -∞ से +∞ नहीं आएगा। अब क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, स्क्वायर लगा दिया है ना, तो इसका आंसर या 0 आ सकता है या 0 +∞, ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी। और यहाँ पे हम इसे ये वाला नाम देंगे, यानी कि आर ही कह दिया, लेकिन आर का हमने एक स्पेशल पार्ट उठा लिया, ठीक हो गया। अब ये देखें कि अब ये रियल नंबर्स थे, तो इसका आंसर भी रियल, इसका भी आंसर रियल, इसका भी, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये फाइनाइट नंबर्स थे, क्योंकि -∞ तो +∞ नहीं उठा सकता फाइनाइट, तो फाइनाइट में से फाइनाइट माइनस किया फाइनाइट, फाइनाइट से फाइनाइट माइनस फाइनाइट, यानी कि इसका आंसर फाइनाइट भी आता है। ये साथ ही हमारा क्लियर हो गया। अब फाइनाइट नंबर का स्क्वायर फाइनाइट, फाइनाइट फाइनाइट, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। अगर इनको मैं ऐड कर दूं, इनको मैंने ऐड कर दिया सभी को, तो फिर भी यानी कि अगर ये भी हमारे पास नॉन नेगेटिव था, इसका मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव नहीं है, या 0 है या पॉजिटिव है। अगर ये नॉन नेगेटिव था, ये नॉन नेगेटिव था, ये नॉन नेगेटिव था, तो नॉन नेगेटिव वाले को ऐड करेंगे तो आंसर भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। ये फाइनाइट था, ये फाइनाइट था, ये फाइनाइट था, तो जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर भी फाइनाइट ही आएगा। अगर ये रियल नंबर था, ये रियल नंबर था, ये रियल नंबर था, नॉन नेगेटिव रियल नंबर से जब इनको ऐड करेंगे, यानी कि स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका आंसर भी हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आएगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, अब फाइनाइट नंबर वाले का स्क्वायर रूट भी फाइनाइट आएगा, नॉन नेगेटिव वाले का स्क्वायर रूट भी नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, नॉन नेगेटिव ही आएगा, और किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा रियल नंबर ही आता है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल थी, dx, y के इक्वल थी, और इसका आंसर 0 से +∞ आ सकता है, यानी कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन नेगेटिव भी साबित हो गया, नॉन नेगेटिव भी साबित हो गया, ये रियल वैल्यूड भी साबित हो गया। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है कि इसका आंसर रियल नंबर आएगा, ठीक है, और ये फाइनाइट हो गया, यानी कि जो भी नॉन नेगेटिव आ रहा है वो है तो एक रियल नंबर ही ना, ठीक हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं, ये M1 थी हमारे पास, ये क्या थी, M1 थी। अब चलते हैं हम M2 पे, किस पे, M2 पे। M2 की अगर हम बात करें तो M2 प्रॉपर्टी हमें कहती थी कि हमने साबित करना है dx, y 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x बराबर है y के। सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, यानी कि पहले प्रूफ करते हैं, फिर इसका कन्वर्ट्स लेके चलेंगे। तो मैंने dx, y को 0 के इक्वल पुट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है अगजाई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर प्लस अगजाई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस ऑन अगजाई n माइनस ईटा n होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू रख दी और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर लूँगा, जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, ये बन जाएगा अगजाई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर और प्लस अगजाई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस ऑन अगजाई n माइनस ईटा n होल का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब ये देखें, अगर अब इसका आंसर जो है वो या ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है उसका आंसर या 0 आता है या 0 से बड़ा, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पर अगर आप देखें कि कोई चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो और उनको ऐड करें और आंसर 0 आता हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 0 के अलावा कोई चीज़ हो।
यानी कि देखें ना, फ़र्ज़ किया मैं कहूँ कि x प्लस वाई का आंसर 0 आ रहा है और x भी 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, y भी 0 या 0 से बड़ा। तो अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो ऐड करने से तो आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन ये आंसर तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ जो है जिसको हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 समझ रहे थे, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 नहीं है, बल्कि ये 0 के ही इक्वल है। इसी तरह xi 2 माइनस ईटा 2 इसका स्केयर भी 0 के इक्वल है, और सो ऑन। इसी तरह xi n माइनस ईटा n इसका स्केयर भी 0 के इक्वल है। अब यहाँ से दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट लिया तो बन गया xi 1 माइनस ईटा 1, और ये 0 के इक्वल। यहाँ से बन गया xi 2 माइनस ईटा 2 0 के इक्वल, और यहाँ से बन गया xi n माइनस ईटा n इक्वल टू 0। यहाँ से xi 1 इक्वल आ गया ईटा 1 के, यहाँ से आ गया xi 2 बराबर आ गया ईटा 2 के, और यहाँ से सो ऑन xi n बराबर आ गया ईटा n के इक्वल। ठीक हो गया। अब ये देखें x हमारे पास किसके इक्वल था, x इक्वल था xi 1 xi 2 सो ऑन xi n के। अब ये देखें xi 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ईटा 1 आ गया। xi 2 की जगह पे लिख सकते हैं ईटा 2 आ गया। सो xi n की जगह पे लिख सकते हैं ईटा n, तो ये ईटा n आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है, ये y की इक्वल वैल्यू है, तो हमारा साबित हो गया कि y बराबर है x बराबर है y के। कब साबित हुआ, जब x dx y 0 के इक्वल लगा था, हमारा साबित हो गया x बराबर है y के। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी साबित होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स क्या, यानी कि अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह, यानी कि अब हम लेके चलने लगे हैं इसका कन्वर्स है। तो कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में ये होगा कि मैं अब x इक्वल टू वाई रखूँगा, और इससे यानी कि अब इससे ये वाली चीज़ साबित करेंगे। तो x इक्वल टू वाई है, x की वैल्यू क्या है xi 1 xi 2 और सो ऑन xi n, y की वैल्यू क्या है ईटा 1 ईटा 2 और सो ऑन ईटा n। ठीक है, पहला पहले के इक्वल दूसरा दूसरे के तीसरा तीसरे के, तो मैं एक वाला ही केस लेके चलने लगा हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। तो xi 1 बराबर आ गया ईटा 1 के, यहाँ से xi 1 माइनस ईटा 1 इक्वल टू 0 आ गया, दोनों तरफ मैं स्केयर लूँगा तो ये वाला चीज़ हमारे पास इस तरह बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली xi 2 माइनस ईटा 2 0 के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह से ऑन चलते गए xi n माइनस ईटा n जो है इसका स्केयर 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, सभी को ऐड करूँगा फिर भी आंसर 0 ही आएगा। xi 1 माइनस ईटा 1 होल स्केयर प्लस xi 2 माइनस ईटा 2 होल स्केयर और प्लस सो ऑन xi n माइनस ईटा n होल स्केयर, इसका आंसर भी 0 आएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँ, यहाँ भी स्केयर रूट 0 का स्केयर रूट 0 ही, इधर स्केयर रूट आ गया। अब ये सारी चीज़ dx y बन गई, इसका आंसर 0 आ गया। तो जब x बराबर y के हमने रखा तो देन dx y किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, और ये हमारा कन्वर्स भी प्रूव हो गया। जब ये वाला था ये हो गया, यानी कि जब ये थी तो ये हो गई, जब ये थी तो ये हो गई। तो अब ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब हम चलते हैं M3 पे। M3 यानी कि अब थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि प्रूव करेंगे dx y जो है वो इक्वल होगा dy x की, यानी कि अब हम सिमेट्री को प्रूव करने लगे हैं। अब हम सिमेट्री को प्रूव करने लगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ना इनकी साइड पे वैल्यू लिख लेते हैं, ये वैल्यू है किसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले साइड पे वैल्यू लिख लेते हैं। dx y सभी को पता है किसके इक्वल है, xi 1 माइनस ईटा 1 होल स्केयर प्लस xi 2 माइनस ईटा 2 होल स्केयर और प्लस सो ऑन xi n माइनस ईटा n होल स्केयर। अगर मैं dy को मैं x फाइंड करना चाहूँ तो बस यानी कि y वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे, तो यानी कि ईटा 1 माइनस xi 1 होल स्केयर बन जाएगा और प्लस ईटा 2 माइनस xi 2 होल स्केयर और प्लस सो ऑन ईटा n माइनस xi n होल स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये dx y है ना, dx y, अगर इसमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा क्या, ईटा 1 माइनस xi 1 और होल का स्केयर आएगा, और प्लस नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ यहाँ से तो बन जाएगा ईटा 2 माइनस xi 2 और ये होल स्केयर और प्लस सो ऑन, ये हमारे पास यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो आ जाएगा ईटा n माइनस xi n होल का स्केयर। ठीक है, तो ये dx y, अब ये नेगेटिव साइन का स्केयर प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास ईटा 1 माइनस xi 1 होल स्केयर पसीना प्लस ईटा 2 माइनस xi 2 होल स्केयर और प्लस सो ऑन ईटा n माइनस xi n होल का स्केयर। और ये वाली वैल्यू किसकी बन गई हमारे पास, dy x की बन गई। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि क्या dx y बराबर है dy यानी कि dx y इक्वल है dy x के। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हम चलते हैं फोर्थ वन पे, यानी कि चौथी प्रॉपर्टी पे। तो चले आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं।
एक्स कोमा वाई, इसको हमने साबित करना है कि ये M4 अब चौथी प्रॉपर्टी लेके चलने लगे हैं कि डी एक्स कोमा वाई हमने साबित करना है कि ये लेस दैन और इक्वल टू है डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। तो सबसे पहले इनकी साइड पे मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। डी एक्स कोमा जी, मैं कहता हूँ यहाँ पे जी जो है ना ये होगा 5 1 5 2 और सो ऑन 5 n के, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, डी एक्स कोमा वाई, तो ये इक्वल है स्क्वायर रूट एक्साई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर प्लस एक्साई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन एक्साई n माइनस ईटा n होल का स्क्वायर। अगर इसी तरह मैं डी एक्स कोमा जी करूँ तो पहला एलिमेंट जी एक्स का दूसरे जी के होंगे, तो पहला एलिमेंट एक्स का एक्साई 1 माइनस अब ये जी का, ठीक है, और प्लस एक्साई 2 माइनस 5 2 होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन एक्साई n माइनस 5 n होल स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं डी जी कोमा वाई फाइंड करूँ तो पहला एलिमेंट जी का दूसरा वाई का, तो ये हमारे पास बनेगा 5 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर और प्लस 5 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन 5 n माइनस ईटा n होल स्क्वायर, ठीक है। हमने ये वाली चीज़ साबित करनी है। तो इस वाली चीज़ को साबित करने के लिए देखें कि जब ना ये हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स हैं एक्स कोमा वाई कोमा जी आर 3 पॉइंट्स इन आर एन में 3 पॉइंट्स। सबसे पहले ना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब अकेली रियल लाइन की बात करें ना, ये प्लस इन्फिनिटी है ये माइनस इन्फिनिटी है, तो इसमें डिस्टेंस होता है एक्स माइनस वाई का, ठीक है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल की मॉडुलस वैल्यू लेते वो डिस्टेंस आए। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ ना, एक्स है ये वाई है, अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस देखना है तो इसके लिए फार्मूला आता है डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट में हो जाता है एक्साई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर और प्लस एक्साई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर। और अगर मैं 3 डायमेंशन में देखना चाहूँ तो फिर वो इस तरह, यानी कि अगर वही लाइन है तो इसमें यहाँ से लेके एक्स से लेके वाई तक अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो आ जाता है डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्साई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर और प्लस एक्साई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस एक्साई 3 माइनस ईटा 3 होल स्क्वायर। अब ये ना हमारे पास 3 यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शन के तौर पे आए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यूजुअल मैट्रिक्स स्पेसिस इनको कहा जाता है, ये ना स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर ये स्टैंडर्ड ना होते तो इसको हम मैथमेटिकली किसी और जुगाड़ से कर लेते, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है तो इनको ना हम स्टैंडर्ड तरीके से लेके चलेंगे। वैसे इसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है, लेकिन मैथमेटिकली करने के लिए ना यहाँ पे मिनकोस की जो है ना इनइक्वालिटी यूज़ होती है, तो वो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, तो इस वजह से वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, उसके ज़रिए भी हो सकता है। अब यहाँ पे ना ये जो आपको देखे ना ये वाली चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करवाएंगे ना, अब ये तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस फंक्शन नहीं ना है, यानी कि ये तो हमारे पास अब यहाँ पे ये इस तरह चीज़ आ गई, तो इसके लिए ना फिर आपको मैं ये मिनोस के इनइक्वालिटी से करवाऊँगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए सेम ही है, बस क्या है यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मोड है, तो ये मैं आपको मिनोस की इनइक्वालिटी से करवाऊंगा इसका, यानी कि 4th प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हम 4th प्रॉपर्टी जो है ना वो स्टैंडर्ड तरीके से ही लेके चलने लगे हैं, यानी कि देखें अब ये 3 पॉइंट्स है, अब 3 पॉइंट्स की 2 कंडीशन ही है, या तो कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर। तो मैं ये 3 डायमेंशन वाला समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। अब ये देखें जी पॉइंट अगर यहाँ पे हुआ तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, और अगर जी पॉइंट यहाँ पे नहीं बल्कि ये मैं ले लेता हूँ, ये एक्स, ये मैं n डायमेंशन में ही लेने लगा हूँ, कोई n डायमेंशन है वहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए, ये x है ये y है और ये कहीं पे z आ गया, तो ये देखें डी एक्स कोमा जी बन गया, ये डी जी कोमा वाई बन गया, और ये टोटल लेंथ हमारे पास डी एक्स कोमा वाई बन गई। तो डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, ठीक है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। तो मैं कहता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स इन आर एन है, अगर ये 3 पॉइंट्स इफ़ एक्स वाई जी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक ही लाइन पे वाक़ हो कोलिनियर पॉइंट्स, देन हमारे पास ये आ जाएगा डी एक्स कोमा वाई बराबर आ जाएगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, और इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अगर ये कोलिनियर ना हो, मैं लिख देता हूँ इफ़ दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर ना हो यानी कि एक ही लाइन पे वाक़या ना हो, देन दे फॉर्म अ ट्राइंगल, दे फॉर्म अ ट्राइंगल, देन ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे देखें
ये एक्स है, ये मैंने वाई ले लिया, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जी ले रहे हैं, ये मैंने जी ले लिया। तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन गई। अब ये डी एक्स कोमा वाई है, ये हमारे पास डी एक्स कोमा जी है, और ये डी जी कोमा वाई है। ठीक है, तो ट्रायंगल, तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती हैं, ये हमारे पास कहता है कि अगर ट्रायंगल बनती है ना तो हमेशा ट्रायंगल की जो एक साइड होती है वो बाकी दो साइडों के सम से छोटी होती है। यानी कि द फॉर्म ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाएंगे, द वन साइड या एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल is less than to the sum of other two sides of triangle। तो ट्रायंगल अगर हमारे पास कोई भी बनती है ना, तो कोई भी ट्रायंगल बने, ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी एक साइड लेने, फ़र्ज़ किया मैंने ये साइड ले ली, तो ये लेस देन होगी किससे, बाकी दो साइडों के सम से। ठीक है, तो इफ़ देन मैं लिख देता हूँ एज डी एक्स कोमा वाई, डी एक्स कोमा जी और डी जी कोमा वाई आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अपने से लिखना है ये सारा, देखो सिंपल इंग्लिश लिख रहा हूँ, आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन वी से डैट वन साइड डी एक्स कोमा वाई ऑफ ट्राइंगल is less than the other two, less than the sum of other two sides। कौन कौन सी है वो, डी एक्स कोमा जी है और हमारे पास डी जी कोमा वाई है ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो इसके ज़रिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन आ जाएगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई से, और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आएगा, वी गेट 1 क्या थी, 1 में हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करती थी, 2 वाले में हमारे पास ये लेस देन वाला है, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स कोमा वाई लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया हमारे पास कि एक्स नहीं, यहाँ पे आर एन इज़ अ फंक्शन और डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस, और यहाँ पे डी फंक्शन कैसा है, डी एक्स कोमा वाई हमें दिया गया था कौन सा, एक्साई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर प्लस एक्साई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन एक्साई एन माइनस ईटा एन होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें की बात है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तो ये जो ये जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, यानी कि ये वाली चीज़ ये लेंथी हो जाएगी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।